कश्मीर के इतिहास के उज्जवल पृष्ठों पर ककरोटा वंश का 245 वर्ष का राज्य स्वर्णिम अक्षरों में वर्णित है। इस वंश के राजाओं ने अरब हमलावरों को अपनी तलवार की नोक पर कई वर्षों तक रोके रखा। ककरोटा की माताएं अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर राष्ट्रवाद की प्रचंड आग से वशीभूत करती थी। यज्ञोपवीत धारण के साथ शस्त्र धारण के समारोह भी होते थे, जिनमें माताएं अपने पुत्रों के मस्तक पर अपने खून से तिलक लगाकर मातृभूमि और धर्म की रक्षा की सौगंध दिलाती थी। अपराजय राज्य कश्मीर इसी ककरोटा वंश में चंद्रापीड़ नामक राजा ने सन 711 से 719 ईस्वी तक कश्मीर में एक आदर्शवादी एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। यह राजा इतना शक्तिशाली था कि चीन का राजा भी इसकी महत्ता को स्वीकार करता था। इससे कश्मीरियों की दिग्विजयी मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। अरब देशों तक जाकर अपनी तलवार के जौहर दिखाने की दृढ़ इच्छा और चीन जैसे देशों के साथ सैन्य संधि जैसी कूटनीतिज्ञता का आभास भी दृष्टिगोचर होता है। अरबों के आक्रमणों को रोकने के लिए चीन के सम्राट के साथ सैनिक संधि के परिणाम स्वरूप चीन से सैनिक टुकड़ियां कश्मीर के राजा चंद्रापीड़ की सहायतार्थ पहुंची थी। इसका प्रमाण चीन के एक राज्य वंश ताआंग के सरकारी उल्लेखों में मिलता है। साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति सम्राट ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ का नाम कश्मीर के इतिहास में सर्वोच्च स्थान पर है। उसका 47 वर्ष का राज्य, उसके सफल सैनिक अभियानों, उसकी सर्वधर्म संभाव पर आधारित जीवन प्रणाली, उसके अद्भुत कला कौशल और विश्व विजेता बनने की उसकी चाह से पहचाना जाता है। लगातार बिना थके युद्धों में व्यस्त रहना और रण क्षेत्र में अपने अनूठे सैन्य कौशल से विजय प्राप्त करना उसके स्वभाव का साक्षात्कार है। ललितादित्य ने पेकिंग को भी जीत लिया था और 12 वर्ष के पश्चात कश्मीर लौटा। कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसी प्रकार उत्तर में तिब्बत से लेकर द्वारिका और उड़ीसा के सागर तट और दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक कश्मीर का राज्य फैला हुआ था, जिसकी राजधानी प्रकर सेन नगर थी। ललितादित्य की सेना की पदचाप आरण्यक यानी ईरान तक पहुंच गई थी। शौर्य का इतिहास। ईरान, तुर्किस्तान तथा भारत के कुछ हिस्सों को अपने पांवों तले रोंदने वाला सुल्तान महमूद गजनवी भी 2 बार कश्मीर की धरती से पराजित होकर लौटा था। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि कश्मीरी सैनिकों की तलवार की वार वह सह न सका और जिंदगी भर कश्मीर की वादियों को जीतने की तमन्ना पूरी न कर सका। कश्मीर के इस शौर्य को इतिहास के पन्नों पर लिखा गया महाराजा संग्राम राज के शासनकाल में। इस शूरवीर राजा ने कश्मीर प्रदेश पर 1003 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक राज्य किया। संग्राम राज महमूद की आक्रामक शैली को पहचानता था। धोखा, फरेब, देवस्थानों को तोड़ने, बलात्कार इत्यादि महाजघन्य कुकृत्य करने वाले महमूद गजनवी के आक्रमण की गंभीरता को समझते उसने पूरे कश्मीर की सीमाओं पर पूरी चौकसी रखने के आदेश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों के विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि पूरी सतर्कता से प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकें। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी ने कश्मीर की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था में लोगों के योगदान की चर्चा की है। कश्मीर के लोग अपने राज्य की वास्तविक शक्ति के विषय में विशेष रूप से उत्कंठित रहते थे। इसलिए वे कश्मीर में प्रवेश द्वार और उसकी ओर खुलने वाली सड़कों की ओर सदा मजबूत निगाह रखते थे। फलस्वरूप उनके साथ कोई वाणिज्य व्यापार कर पाना बहुत कठिन है। इस समय तो वे किसी अनजाने हिंदू को भी प्रवेश नहीं करने देते, दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत की सीमाओं पर महमूद गजनवी ने कई आक्रमण किए। उसने भारत के अनेक नगर रौंदे। कांगड़ा के नगरकोट किले को फतह करने के बाद उसकी गिद्ध दृष्टि पास लगते स्वतंत्र कश्मीर राज्य पर पड़ी। उसने इस राज्य को भी फतह करने के इरादे से सन 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर की सीमा पर स्थित लोहकोट नामक किले के पास तौसी नामक मैदान में उसने सैनिक पड़ाव डाला। तौसी छोटी नदी को कहते हैं। इस स्थान पर यह नदी झेलम नदी में मिलती है, अतः इसका नाम तौसी मैदान पड़ा। महमूद के आक्रमण की सूचना सीमा क्षेत्रों पर बढ़ गई चौकसी और गुप्तचरों की सक्रियता के कारण तुरंत राजा तक पहुंची। कश्मीर की सेना ने एक दक्ष सेनापति तुंग के नेतृत्व में कूच कर दिया। कश्मीर प्रदेश के साथ लगे काबुल राज्य पर त्रिलोचन पाल का राज्य था। राजा त्रिलोचन पाल स्वयं भी सेना के साथ तौसी के मैदान में आ डटा। गजनवी की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया। महमूद की सेना को मैदानी युद्धों का अभ्यास था। वह पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ थी।
महमूद की षड्यंत्र युक्त युद्ध शैली कश्मीरी सेना की चातुर्यपूर्ण पहाड़ी व्यूह रचना के आगे पिट गई। तौसी का युद्ध स्थल महमूद के सैनिकों के शवों से भर गया। प्रारंभिक अवस्था में लोहकोट के किले पर महमूद का कब्जा था। कश्मीर से संग्राम राज के द्वारा भेजी गई एक और सैनिक टुकड़ी जो किले की व्यूह रचना को तोड़ने में सिद्धहस्त थी, ने किले को घेर कर भेद कर अंदर प्रवेश किया तो महमूद, जो किले के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर दुबका पड़ा था, अपने इने गिने सैनिकों के साथ भागने में सफल हो गया। भारत में महमूद की यह पहली बड़ी पराजय थी। उसकी सेना अपरिचित पहाड़ी मार्गों पर रास्ता भूल गई और उनका पीछे मुड़ने का मार्ग बाढ़ के पानी ने रोक लिया। अत्याधिक प्राण हानि के पश्चात महमूद की सेना मैदानी क्षेत्रों में भागी और अस्त व्यस्त हालत में गजनवी तक पहुंच सकी। कश्मीरी सेना के हाथों इतने मार खाने के बाद महमूद ने संग्राम राज की सैनिक क्षमता का लोहा तो माना, परंतु उसके मन में कश्मीर विजय का स्वप्न पलता रहा। वह अपनी पाश्विक आकांक्षा पर नियंत्रण न कर सका। अतः महमूद 1021 में पुनः कश्मीर पर आक्रमण करने आ पहुंचा। इस बार भी उसने लोहकोट किले पर ही पड़ाव डाला। काबुल के हिंदू राजा त्रिलोचन पाल ने फिर उसे खदेड़ना शुरू किया, परंतु इस बार महमूद अधिक शक्ति के साथ आक्रमण की तैयारी करके आया था। पिछले घावों का दर्द अभी बाकी था। नई मार से वह पागल जानवर की तरह हताश हो गया। त्रिलोचन पाल की सहायता के लिए कश्मीर के राजा संग्राम राज ने भी तुरंत सेना भेज दी। महमूद की सेना चारों खाने चित पिटने लगी। महमूद गजनवी की पुनः पराजय हुई और वह दूसरी बार कश्मीरियों के हाथों पिटकर गजनी भाग गया। इसके बाद उसने मरते दम तक न केवल कश्मीर अपितु पूरे भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। महमूद की इस दूसरी अपमानजनक पराजय के संबंध में एक मुस्लिम इतिहासकार मजीम के अनुसार महमूद गजनवी ने अपनी पिछली पराजय का बदला लेने और अपनी इज्जत पुनः प्राप्त करने हेतु 1021 में कश्मीर पर पुराने रास्ते से आक्रमण किया, परंतु फिर लोहकोट के किले ने उसका रास्ता रोक लिया। एक मास की असफल किलेबंदी के बाद बर्बादी की संभावना से डरकर महमूद ने दुम दबाकर भाग जाने की सोची और बचे हुए चंद सैनिकों के साथ भाग गया। इस पराजय से उसे कश्मीर राज्य की अजेय शक्ति का आभास हो गया और कश्मीर को हस्तगत करने का इरादा उसने सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया।